हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट ही के तौर पे जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे वन लाइनर के। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे इसमें। आपको हिस्ट्री के भी मिलेंगे, साइंस के भी मिलेंगे और इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे और पॉलिटी के भी मिलेंगे। जो आपका संविधान है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाना ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो बनने वाला पहला पॉइंट। देखिए, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि इस शाखा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जो अस्थियों का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस शाखा को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए, मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। फिर अपने वजन के आधार पर सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है, ये बताना है आपको। इसमें हो जाएगा जबड़ा में जो है सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। फिर देखिए, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है। तो स्तनधारियों में जो सबसे छोटी अस्थि होती है वो कहाँ पे होती है, वो तो स्टेप्स इसे बोला जाता है। क्या नाम है छोटी अस्थि का, स्टेप्स नाम है। फिर आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला शरीर का सबसे कठोर भाग पूछा जा रहा है। जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो क्या होता है, दांत का इनेमल होता है। और फिर देखिए, कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है, ये केंद्रक होता है। फिर अस्थि उपास्थि रक्त एवं कंकाल पेशी में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, कंकाल पेशी जो है संयोजक ऊतक नहीं है। फिर मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, टेंडोन कहते हैं। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, टेंडोन कहते हैं। और जब हड्डी से हड्डी को जोड़ा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लिगामेंट बोलते हैं। याद रखिएगा ये। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कहाँ पर है, कहाँ है, ये है आपका मरीना तट। भारत में जो सबसे लंबा समुद्र तट है वो क्या है, वो मरीना तट है या मरीना बीच जिसे बोलते हैं वो है। फिर है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं। तो ऑर्किड जो है, ऑर्किड कहाँ पे होते हैं अधिकतम संख्या में, वो होते हैं अरुणाचल प्रदेश में। फिर किस राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश की सीमा है, जो कौन सा राज्य है जिसके तीनों साइड जो है आपको क्या मिलती है, सीमा मिलती है किसकी, बांग्लादेश की, वो है त्रिपुरा। तीनों साइड, तीन त्रिप से तीन हो गया तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तीनों साइड कहाँ मिलती है, त्रिपुरा में। फिर देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बायरन आइलैंड कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको। सारे पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको याद करने होंगे। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या था, अंडमान द्वीप समूह। फिर अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है, अंडमान को निकोबार से, ये होता है 10 डिग्री चैनल से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत के पास जा सकता है। किसके पास जा सकता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वो जा सकता है राज्य के उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के पास जा सकता है यदि किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। फिर देखिए अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कौन उपस्थित होता है। तो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें भारत सरकार की ओर से कौन संबंधित उपस्थित होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है भारत के महान्यायवादी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट। फिर यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट, भारतीय संविधान का कौन सा स्तंभ उसका अंतिम व्याख्याता है। तो अंतिम व्याख्याता क्या है, मतलब अंतिम व्याख्या करता है भारतीय संविधान की, कौन सा स्तंभ है, उसको क्या कहेंगे, न्यायपालिका बोलते हैं। क्या है, न्यायपालिका है। 5 जनवरी 2018 को लोकसभा ने उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन तथा सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। यह विधेयक में संशोधन करना चाहता है, किसमें संशोधन करना चाहता है, उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवा का वेतन और शर्तें अधिनियम 1954 में ये संशोधन करना चाहता है। देखिए, इसमें हर सब्जेक्ट के जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो परीक्षा में आने योग्य हैं, जो आ सकते हैं आपके। चौरी चौरा जो है घटना, ये गोरखपुर में हुई थी। ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, ये गोरखपुर में पड़ता है। तो ये कब हुई थी, 1922 में हुई थी। फिर देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था।
कब मतलब जो है आह्वान किया था उन्होंने, ये किया था 1919 में। फिर देखिए किस वर्ष बंगाल का विभाजन कर दिया गया, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। फिर आगे देखिए असहयोग आंदोलन को किस दौर में गति मिली, असहयोग आंदोलन कब तेज़ी से चला, ये चला 1921 से 22 में। खान अब्दुल गफ्फार खां को किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। और इनका क्या नाम है, इनको सीमांत गांधी बोलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था, प्रथम अधिवेशन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था वो कहाँ पे हुआ था, वो था बम्बई में। और सेकंड कहाँ पे हुआ था, सेकंड हुआ था कोलकाता में। ये अधिवेशन भी सारे पढ़ लीजिएगा और इनके अध्यक्ष भी पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर देखिए किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौट के आए थे, ये आए थे 1915 में साउथ अफ्रीका से। फिर देखिए आगे, देखिए यहाँ पे 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे। फिर देखिए किस वर्ष में साइमन कमीशन भारत आया था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1928 में, याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था, तो चंपारण आंदोलन कहाँ पे हुआ था, ये चंपारण आपका पड़ता है बिहार में, तो वहीं पे चंपारण आंदोलन हुआ था। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी, ऐसी की थी फजल हुक ने, फजलुल हक ने, ठीक है, फजलुल हक ने इसकी जो है रूपरेखा तैयार की थी पाकिस्तान प्रस्ताव की। फिर देखिए स्वदेशी आंदोलन शुरुआत किस वर्ष में हुई थी, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन के टाइम। फिर आगे देखिए सूरत विभाजन के बाद किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुनः एक हो गई, ये हुई 1916 में। फिर देखिए किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, ये लिया था 1922 में। किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किया, आईएनए का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में हुआ था, ये हुआ था वर्ष 1919 में। जलियांवाला बाग हुआ, चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, वो भी याद रखिए 1922 में हुआ था। और जलियांवाला अमृतसर में हुआ था, ये 1919 में। फिर देखिए वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया, ये किया था अहमदाबाद में। फिर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, ये की गई थी सिंगापुर में। और किया किसने था, इसको किया था रासबिहारी बोस ने, इसके कैप्टन थे रासबिहारी बोस जी। इसमें जो है बहुत कन्फ्यूज़न है, आज़ाद हिंद फौज में कहीं कहीं सुभाष चंद्र बोस दिया, ऐसा नहीं था। सुभाष चंद्र बोस जी जो सेनापति थे, लेकिन जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक आप पूछेगा रासबिहारी बोस ही लगाएंगे। अगर रासबिहारी बोस नहीं दिया, अगर सुभाष चंद्र बोस दिया तब आप लगा सकते हैं। और इसका प्रस्ताव जो बनाने का दिया था वो कैप्टन मोहन जी ने दिया था, तो याद रखिएगा इतना। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन को छोड़कर सभी ट्रेड यूनियनों का एकीकरण कब हो गया, ये हुआ था 1930 में। फिर देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था, ये किया था पौनार से। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है विनोबा भावे जी से कि भूदान आंदोलन में कौन शामिल था, वो कौन शामिल थे, आचार्य विनोबा भावे जी शामिल थे, भूदान आंदोलन से संबंध रखते हैं। सारे देखिए क्वेश्चन हिस्ट्री के आप जितने मैं करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। अब देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, 1828 में हुई। किसने की थी, राजा राम मोहन राय जी ने की थी। फिर ईपी रामास्वामी नैयर का संबंध किस आंदोलन से, ये आत्मसम्मान आंदोलन से, आत्मसम्मान आंदोलन ईपी रामास्वामी नैयर जी से संबंध रखता है। फिर देखिए विवेकानंद जी ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये लिया था शिकागो में 1893 में। कहाँ पे, शिकागो में, याद रखिएगा शिकागो में। देखिए सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन कब हुआ, आगे चलते हैं। सिद्धांतों को लेकर आज समाज का विभाजन कब हुआ, 1893 में, जब सम्मेलन हुआ शिकागो में, वही टाइम में इनका जो है आर्य समाज का विभाजन भी हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी, स्वामी और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने दी, स्वामी विवेकानंद ने की थी। और फिर पूछेगा कब की थी, तो ये की थी 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। फिर देखिए किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया, तो सत्य शोधक समाज का गठन किसने किया, ज्योतिबा फुले ने। और कब किया,
1973 में। सारी डेट याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, आप देखना। देखिए, एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की डाट डाट शिक्षा है। तो इसमें क्या होगा, श्री नारायण गुरु शिक्षा। ये जो है श्री की शिक्षा, किसकी शिक्षा है, श्री नारायण गुरु जी ने ये कहा था। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नरेंद्र नाथ दत्त जी था। नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। तो देखिए, पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश मतलब स्टार्टअप किसने किया, पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश किसने किया। तो जो पश्चिमी शिक्षा का श्रीगणेश की स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया वो थे राजा राम मोहन राय जी। फिर देखिए, लास्ट सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक एक लिखा हुआ है, इसकी स्थापना किसने की थी पूछा जाएगा। तो इसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। देखिए, सीमांत गांधी भी हमने कहा था, किस बताया था ना, खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, ये किया था वर्धा में। फिर देखिए आगे 1946 के कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। देखिए, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए जिम्मेदार थे, तो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। देखिए, वो मॉडर्न क्वेश्चन थे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। ये भी देखिए क्वेश्चन प्राचीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। अगर वांडीवास का युद्ध पूछे तो कब हुआ था, 1760 में। वांडीवास का युद्ध पोरस के बीच हुआ था। फिर देखिए, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए। तो भारत के साथ सबसे पहले जो व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था, पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यूरोप से भारत का जो समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में, वो कौन था, वो था वास्को डिगामा। फिर भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, भारत की तरफ से आने वाले, ऐसा क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो भी थे वास्को डिगामा। फिर वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था, फ्रांसीसी सेना को हराया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी सेना को हराया था। देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो पांडिचेरी किससे प्राप्त की थी, बीजापुर के सुल्तान से। फिर नील मसाला मलमल सूती वस्त्र में सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपीय भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया, वो किया मसालों ने। मसाला है, केरल में बहुत ज़्यादा अभी भी होता है, मसाला जो है प्रोत्साहन का काम किया था वहाँ पे, क्योंकि मसाला महंगा भी था, इसी वजह से मसाले का कारोबार जो है उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था। फिर देखिए, किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। बहुत इंपॉर्टेंट, बक्सर का युद्ध हुआ था, यही निर्णायक युद्ध था जो अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया। यहीं से जो है अंग्रेज़ यहाँ पे संस्थापित हो गए, मतलब अपने भारत में। तो ये कौन था युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद। फिर देखिए, किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किया था, हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने जो है बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किया था, सेनापति यही था। देखिए, इसमें ये मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था, मुख्यतः ग्रेट पाथ पाया गया था, बहुत बड़ा जो स्नानागार था वो पाया गया था। हड़प्पा का किससे संबंध हो जाए, स्टैचू ऑफ पृष्ठ से। फिर कालीबंगा पूछेगा तो हल के चिन्ह मिले थे। लोथल में क्या था, पत्तन था, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। फिर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, ग्रेट ग्रेनरी। फिर देखिए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते, सिंधु घाटी के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे, वो करते थे पशुपति नाथ जी की। पशुपति जो भगवान थे उनकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। फिर देखिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है, ये अध्ययन है शिलालेख का। फिर ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है। जो ऐतिहासिक लेख होते हैं उनका हम संरक्षण करते हैं, वो किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, उसे बोलते हैं म्यूजियोलॉजी। क्योंकि हम म्यूज़ियम में रखते हैं ना, जो पुराने बहुत सारे अभी म्यूज़ियम है, कलकत्ता में म्यूज़ियम है, ठीक है, बहुत जगह म्यूज़ियम, लखनऊ का भी म्यूज़ियम है। जो पुरानी चीज़ें, दिल्ली में म्यूज़ियम है, जो पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें उनको वहाँ पे संजो के रखा जाता है।
सुरक्षित रखा गया है, तो वो उसको क्या, उस जो लेखों का संरक्षण किया गया है उस साइंस को क्या बोला जाएगा, उसको बोलेगा म्यूजियोलॉजी। ठीक है, अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन किया, ऐसे वीडियो और मिलेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि हम इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप तक सारे वीडियो पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।